देख लिए 3 पाठ, बेटी, हम भी बने महान और सच्चा हीरा। आज हम सीखेंगे पाठ 4, देश के नाम संदेश। देश के नाम क्या है? संदेश दिया गया है। पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं। क्या है? हमारे संबंधी जो दूर है, मित्र जो दूर है, इसके साथ हमारी जो बातचीत होती है वो पत्र द्वारा हम आसानी से पहुंचा सकते हैं। एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है। फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। पहले के समय में क्या था? पत्र द्वारा हम कोई भी कार्य हो वो करते संबंधियों के साथ हम अपनी बातचीत पहुंचा सकते थे। कार्यालय या ऑफिस में, स्कूल में, सभी जगह पे हमको जो दस्तावेज होते हैं वो कार्य ऐसे लिख के कर सकते थे। और इसी तरह आजकल क्या होता है? दूरभाष, टेलीफोन या ईमेल से हम इंटरनेट द्वारा एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। फिर भी पत्र का महत्व तो अभी तक रहा भी है। ऐसा नहीं है कि ये सारे सुविधाएं जो हमको मिली है इससे पत्र का महत्व कम हो गया, नहीं, फिर भी पत्र का महत्व तो वही का वही रहा है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल फकीर ज़ैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट हैं नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। क्या है? मिसाइल मैन, हम सबको पता है अब्दुल कलाम सर, उन्होंने देश के नागरिकों को पत्र, ईमेल द्वारा पत्र भेजा था कि आपके पास देश के लिए 10 मिनट का समय है। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो, ऐसे सीख भी है। ये जो पत्र लिखा है वो नागरिकों को लिखा है और उसमें देश के लिए उनका जो देश का महत्व है वो भी इसमें बताया गया है। मातृछाया ऊंचीशेरी, गांव मेसपुरा, तहसील बहबर, जिला बनासकांठा, दिनांक यानी तारीख 24/2011। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। ये जो पत्र डॉक्टर अब्दुल कलाम सर ने भेजा था ईमेल, वो एक मित्र ने पढ़ा है और वो अपने दूसरे मित्र को भेज रहा है कि मैंने पत्र भेजा है, वो देश के लिए कितना अच्छा है, देश के लिए कितना लाभकारी है, वो मैंने जाना है और वही मैं तुझे बता रहा हूँ। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं कि आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है। क्या है? डॉक्टर कलाम सर ने सबसे पहले पत्र में क्या लिखा है कि देश के लिए आपके पास सिर्फ 10 मिनट का समय है कि नहीं है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। क्या कहा है कि अगर आपके पास देश के लिए 10 मिनट का समय है तभी आप ये पत्र पढ़ना, वरना आपकी मर्जी। आपको पढ़ना हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना हो तो मत पढ़ो। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है। ये कौन बता रहा है? डॉक्टर अब्दुल कलाम सर सारा लिख रहा है कि एक आम जनता, हम जो नागरिक हैं वो ये सारे बोलते ही रहते हैं कि ऐसा है वैसा है। ये सारे डॉक्टर अब्दुल कलाम सर हमको बता रहे हैं। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं। आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। आप कहते हैं फोन काम नहीं करता। रेलवे मजाक बन गई है। एयरलाइन दुनिया में हमारी सबसे खराब है। चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। ये सारा जो सर ने लिखा है वो सारा हम लोग कहते हैं। आप कहते हैं, कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं। आपने इस बारे में क्या किया? ये सब हम लोग उनको बोलते हैं सभी जगह पे कि ये अच्छा नहीं है, कार्य अच्छा नहीं है, रेलवे ने क्या किया, कि राष्ट्रपति अच्छे नहीं है, कि हमारा कचरा कोई उठाता नहीं है। लेकिन ये सब हम बोलते रहते हैं, लेकिन हमको क्या पता है हमारी जिम्मेदारी क्या है, वो भी हमको जाननी चाहिए। फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए।
क्या कहा, एक व्यक्ति जो सिंगापुर जा रहा है उसी व्यक्ति को आप अपना नाम दे दीजिए और आपकी सर्कुलर उसको दे दीजिए। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं हैं। क्या बोला कि आप जो है सिंगापुर जाते हो और वहाँ पे सिगरेट पीते हो और वहाँ पे कचरा डालते हो, आप नहीं डालते हो। क्यों? आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रस महसूस होता है। क्या वो आप वहाँ पे जाते हो तो आपको पता चलता है कि यहाँ ये नहीं करना है, तो आपको बाहर के देशों की पड़ी है तो अपने देश में क्या आप नहीं कर सकते? आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आचल रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं, कहते क्या है क्या हुआ कि अगर वहाँ पे आपने जो समय पे पार्किंग में कार रखी आपकी, तो अगर ज़्यादा समय हो गया होगा तो वो आपके पास ज़्यादा पैसा लेंगे या पंच करेंगे, लेकिन आप वहाँ पे कुछ नहीं कहते हो। दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं करते और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ और फला मेरा बाप है। क्या ये सब कहाँ होता है? हमारे भारत देश में ही होता है। दूसरे देश में जाके हम कचरा नहीं डालते हैं, वहाँ के जो नीति नियम है वो हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो क्या भारत देश के नीति नियमों को हमको अच्छी तरह से नहीं करना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? बोस्टन में आप 40 योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके। बीच में सर हमको बता रहे हैं कि ये सब मैं आपके बारे में ही बात कर रहा हूँ कि जो हम लोग नागरिक हैं, भारत देश के नागरिक हैं, यही ये सब दूसरे देश में जाके नहीं करते, वो सारा हम भारत देश में करते हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं, आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं, कागज के पुर्जे उछालते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं, तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त पिनायकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं, और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष बढ़ते हैं। क्या हुआ कि जो मुंबई में घर में जो पालतू प्राणी रखते हैं वो घर बाहर निकलते घूमते हैं, फिर वही लोग गंदगी के लिए बोलते हैं। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा, और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा? क्या हुआ? हमारी जो जिम्मेदारी है वो हमको खुद जिम्मेदारी उठानी है, वो हमारे लिए दूसरे नहीं करेंगे। तो बाहर के देशों में जाके हम अच्छे नागरिक बन सकते हैं, तो हमारे भारत देश में भी हमको अच्छे नागरिक तरह रहना चाहिए। राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारी भी वही उलट आते हैं। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नच उठाए जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी, और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। हम सिर्फ वोट देने जाते हैं और वहाँ वोट दे देते हैं और सरकार नहीं चुन लेते हैं, और फिर बोलते हैं कि सारा काम हमारा जो है वो सरकार ही करेगी, हमको कुछ करना नहीं है। सिर्फ फिर कचरा भी कहीं के वहीं डालेंगे, वो कूड़ेदान में नहीं डालेंगे। और हमारा जो कचरा है वो कूड़ेदान में भी हम नहीं डालेंगे, वहाँ का वहीं हम डालते रहेंगे। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। रेलवे में भी जो वॉशरूम या होगा वो हम अच्छी तरह से इस्तेमाल करेगा, तभी वो साफ रहेंगे। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की जलन समस्याओं पर भी हमारा
ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं। और बहाना देखिए, पूरी व्यवस्था ही खराब है। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। हमारे भारत देश में जो भी रीति रिवाज है वो सबको हमें ही उनको रोकने के लिए हमारे घर से हमको ही शुरुआत करनी पड़ेगी। दूसरे के लिए हम कुछ नहीं कह सकते, जो भी है हमें ही शुरुआत करनी पड़ेगी। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? यह व्यवस्था है किसकी? आप आसानी से कह देंगे, व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार, ये सारे इसमें शामिल हैं। लेकिन मैं और आप कति नहीं बोला कि ये सब कौन करेगा? आपस के लोग जो शहर में है, गांव में है, मेरे पड़ोसी हैं। लेकिन उसमें हम ऐसा नहीं बोलेंगे मैं भी ये करता हूँ। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं, दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा। और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। कोई मुसीबत आती है तो क्या हम अपने घर को सुरक्षित कर देते हैं कि नहीं, मैं और मेरा घर ही सुरक्षित रहना चाहिए। और कोई रीति रिवाज की बात आती है या कुछ करना होता है कार्य, तो हम क्या कहते हैं कि मेरे पड़ोस वाले करेंगे, गाँव वाले करेंगे या शहर वाले करेंगे। उन्होंने कहा, हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे। और जब यूरोप असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे। और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाए। जब भारत में कोई मुसीबत आएगी या कुछ होगा कि आप दूसरे देश में चले जाओगे, लेकिन दूसरे से दूसरे देश में चले जाओगे और वहीं के वहीं रह जाओगे। लेकिन वहाँ पे कोई मुसीबत आएगी तो आप ऐसा सोचोगे कि भारत देश की सरकार मुझे बचाकर भारत वापस ले जाए। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है, पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को जोर देते हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत हैं तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। जो डॉक्टर अब्दुल कलाम सर ने बताया गया है वो सब कुछ सही है। हम लोग करते हैं यहाँ पे कि कचरा डालते हैं, किसी के लिए बोलते हैं, हमारा जो कार्य है वो हम अच्छी जिम्मेदारी अच्छी तरह से नहीं निभाते, लेकिन वो शुरुआत हमको ही करनी है। कोई दूसरा करेगा इसके लिए हमको राह नहीं देखनी है, लेकिन शुरुआत हम ही करनी है, हमारे घर से ही करनी है, तभी अच्छा कार्य होगा और देश का भला होगा। दूसरे देश में जाके हम अच्छे नागरिक बनते हैं, इससे अच्छे हमारे देश की व्यवस्थाओं को ही हम पाले और अच्छी तरह से कार्य करें तो हम अच्छे नागरिक बन सकते हैं। अभी इसके शब्दार्थ है जो मैं पढ़ रही हूँ। वाकई, यथार्थ, हकीकत में, रस, ईर्ष्या, रवैया, परिपाटी, तकरीबन, प्रायः, लगभग, पुर्जे, मशीन के अंश, मिसाल, उदाहरण, हिमाकत, मूर्खता, बेवकूफ़ी, झकझोरना, झटका देना, झंझोरना, ये सारे शब्दार्थ हैं। आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है और एक पाठ से आपको पता चलेगा कि हमारे देश में हमें अच्छे नागरिक बनने के लिए हमें शुरुआत करनी पड़ेगी।